नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जिसने मध्यकालीन भारत में मुगलों को सीधी चुनौती दी और लगभग पूरे भारत पर छा जाने का सपना देखा, मराठा साम्राज्य। हाँ, नमस्कार। और ये कहानी है कि कैसे महाराष्ट्र की पहाड़ियों से उठकर ये शक्ति दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गई। और फिर आखिर क्यों, कैसे बिखर गई। ये वाकई एक असाधारण कहानी है। इसमें शिवाजी महाराज का शौर्य है, पेशवाओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, फिर अंदरूनी टकराव भी हैं। और हाँ, अंग्रेजों के साथ वो निर्णायक संघर्ष जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मराठा शक्ति का उदय हुआ कैसे। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां, वो पहाड़ी जंगली इलाके, क्या उन्होंने इसमें कोई भूमिका निभाई? निश्चित रूप से। उन दुर्गम पहाड़ों और घाटियों ने मराठों को एक तरह की, आप कह सकते हैं, प्राकृतिक सुरक्षा दी। अच्छा। साथ ही इसने उन्हें छापामार युद्ध मतलब गुरिल्ला रणनीति में माहिर बना दिया, जो बड़ी मुगल सेनाओं के खिलाफ बहुत कारगर साबित हुई। लेकिन सिर्फ भूगोल तो काफी नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण था भक्ति आंदोलन, जैसे ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास जैसे संत। हाँ, उन्होंने आम लोगों की भाषा मराठी में संदेश दिया। सही कहा, भक्ति और समानता का संदेश। इससे एक सामाजिक चेतना और एकता पैदा हुई, जिसने मराठा पहचान को मजबूत किया और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की रक्षा का भाव भी जगाया। और ये भी तो था कि कई मराठा सरदार पहले से ही दक्कन की सल्तनतों जैसे बीजापुर, गोलकुंडा में अहम पदों पर थे। जी हाँ, वो पहले से स्थापित थे। और इसी पृष्ठभूमि में उदय होता है शिवाजी महाराज का। 1630 में शिवनेरी किले में जन्म, पिता शाजी भोंसले, माँ जीजाबाई और गुरु समर्थ रामदास। उन्हें अपने पिता से मिली थी पूना की छोटी सी जागीर। और उस छोटी सी जागीर से उन्होंने शुरुआत की। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपनी सैन्य प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। 1643 में सिंहगढ़, फिर 1647 में कोंडाना। 1654 में पुरंदर भी। ये तो बड़े अहम किले थे। बिल्कुल। ये सिर्फ किले नहीं थे, ये उनके बढ़ते प्रभाव और मतलब उनकी इरादों का ऐलान था। उनका सीधा टकराव पहले बीजापुर से हुआ। 1659 में प्रतापगढ़ की वो घटना बहुत मशहूर है, जहां उन्होंने बीजापुर के ताकतवर सेनापति अफजल खां को मारा। ये तो एक बड़ी चुनौती थी सल्तनत के लिए। बहुत बड़ी। और इस घटना ने मुगल बादशाह औरंगजेब को भी, कह सकते हैं, चौकन्ना कर दिया। हाँ, उसने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा फिर। जी। लेकिन शिवाजी ने 1663 में पूना में शाइस्ता खां के शिविर पर रात में हमला कर दिया। शाइस्ता खां का बेटा मारा गया और वो खुद जख्मी होकर भागने पर मजबूर हुआ। ये शिवाजी की दिलेरी और रणनीति का सबूत था। इसके बाद औरंगजेब ने अपने सबसे भरोसेमंद राजपूत सेनापति राजा जयसिंह को भेजा और यहीं 1665 में हुई पुरंदर की संधि। ये संधि शिवाजी के लिए काफी मुश्किल रही होगी। हाँ, ये एक रणनीतिक समझौता था, शायद थोड़ी मजबूरी भी। जयसिंह ने शिवाजी को घेर लिया था। संधि के तहत शिवाजी को अपने जीते हुए 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। 30 किले? हाँ। उनके बेटे संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बनाया गया, मतलब एक औपचारिक पद जो उनकी अधीनता दिखाता था। ये शिवाजी के लिए एक बड़ा झटका था, पर शायद उन्होंने इसे वक्त की नजाकत समझा। लेकिन शिवाजी रुके नहीं। 1664 और फिर 1670 में 2 बार उन्होंने सूरत को लूटा। वो तो मुगलों का एक अहम व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल। और 1666 में आगरा में औरंगजेब से मुलाकात और फिर वहां से उनका वो चमत्कारी तरीके से भाग निकलना, ये किस्सा तो आज भी सुनाया जाता है। हाँ, वो तो कमाली था। हाँ, आगरा से भाग निकलने के बाद औरंगजेब ने हालात संभालने के लिए उन्हें राजा की उपाधि तो दी, लेकिन तनाव बना रहा। 1672 में सालहेर की लड़ाई में मराठों ने मुगलों को हराया, जो उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ी जीत थी। ये महज एक रस्म नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य की घोषणा थी। रायगढ़ उनकी राजधानी बनी। उनका आखिरी बड़ा अभियान दक्षिण में कर्नाटक का रहा। 1680 में सिर्फ 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाल गए थे जिसने आने वाली सदी में भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। यकीनन। अच्छा, शिवाजी ने जो साम्राज्य खड़ा किया, उसकी प्रशासनिक नींव कितनी मजबूत थी? युद्धों के अलावा उनके शासन व्यवस्था के बारे में जानना भी जरूरी है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक कुशल प्रशासक भी थे। उनके प्रशासन का केंद्र था अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की परिषद। 8 मंत्री? कौन कौन थे इसमें? इसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री,
अमात्य यानी वित्त मंत्री, वाकनवीस यानी गृह मंत्री या खुफिया मंत्री कह सकते हैं, सुमंत विदेश मंत्री, सचिव पत्राचार देखते थे, सेनापति कमांडर थे, न्यायाधीश और पंडित राव धार्मिक मामलों के लिए। तो ये मंत्री सलाहकार थे? हाँ, सलाहकार थे, पर अंतिम निर्णय छत्रपति का ही होता था। और राजस्व व्यवस्था, राज्य चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था, मतलब टैक्स वगैरह? राजस्व के लिए उन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई, काठी या जरीब से। उपज के आधार पर लगान तय होता था, करीब 30-40%। उन्होंने जमींदारों मतलब देशमुखों की ताकत कम करने की भी कोशिश की। और वो चौथ और सरदेशमुखी, इनके बारे में बहुत सुना है। हाँ, ये आय के 2 और महत्वपूर्ण स्रोत थे जो काफी विवादित भी रहे। विवादित क्यों? ये थे क्या असल में? चौथ पड़ोसी राज्यों या मुगल इलाकों से वसूला जाने वाला 1/4 मतलब 14 राजस्व था। ये उन इलाकों से लिया जाता था जिन पर मराठे सीधा शासन नहीं करते थे, बल्कि उन्हें मराठा हमलों से सुरक्षा का एक तरह का आश्वासन देते थे। अच्छा, मतलब प्रोटेक्शन मनी जैसा। हाँ, कुछ आलोचक इसे जबरदन वसूली भी कहते हैं। और सरदेशमुखी एक अतिरिक्त 10% कर था जो महाराष्ट्र के उन इलाकों पर लगाया जाता था जिन पर मराठे अपना वंशानुगत अधिकार मतलब सरदेशमुख होने का दावा करते थे। तो इन करों ने खजाना तो भरा होगा, लेकिन क्या पड़ोसियों से रिश्ते खराब नहीं हुए? बिल्कुल, ये एक कह सकते हैं दुधारी तलवार थी। इन करों से मराठा ताकत बढ़ी, सेना का खर्च निकला, लेकिन इसने पड़ोसी राज्यों को नाराज भी किया और उन्हें मराठों का दुश्मन बना दिया। और सैन्य व्यवस्था कैसी थी? वो भी काफी संगठित थी। पागा यानी नियमित वेतनभोगी सैनिक और सिलेदार यानी अस्थायी युद्ध के समय भर्ती होने वाले। वेतन ज्यादातर नगद में दिया जाता था, हालांकि कभी-कभी सरंजाम के रूप में जमीन भी। किलों का एक मजबूत नेटवर्क था और उनकी नौसेना भी थी, ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो शिवाजी की मौत के बाद इस विरासत को संभालना उनके उत्तराधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती रही होगी। आगे क्या हुआ? हाँ, चुनौती तो थी। उनके बड़े बेटे संभाजी 1682-1689 छत्रपति बने। वे बहादुर थे, पर उन्हें लगातार मुगलों से जूझना पड़ा। एक बड़ी गलती उन्होंने ये की कि अष्टप्रधान व्यवस्था को खत्म कर दिया। ओहो! आखिरकार 1689 में संगमेश्वर में मुगलों ने उन्हें पकड़ लिया और औरंगजेब के आदेश पर बहुत क्रूरता से उनकी हत्या कर दी गई। उनके बेटे शाहू जी को कैद कर लिया गया। ये तो मराठों के लिए बहुत बुरा दौर था। नेतृत्व किसने संभाला फिर? शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम 1689-1700 ने संघर्ष जारी रखा। उन्हें लगातार अपनी राजधानी बदलनी पड़ी। फिर 1700 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने कमान संभाली। ताराबाई? हाँ, वो एक असाधारण महिला थीं। उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन किया और मुगलों को कड़ी टक्कर दी, मराठा संघर्ष को जीवित रखा। लेकिन शाहू जी तो मुगल कैद में थे, उनका क्या हुआ? हाँ, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। उसके बाद नए मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने शाहू जी को रिहा कर दिया। रिहा कर दिया क्यों? ये एक सोची समझी चाल थी मराठों में फूट डालने की, और ये काम कर गई। शाहू जी के महाराष्ट्र लौटने पर छत्रपति पद के लिए गृहयुद्ध छिड़ गया। एक तरफ शाहू जी और दूसरी तरफ ताराबाई, जो अपने बेटे के लिए लड़ रही थीं। और इसी गृहयुद्ध से पेशवाओं का उदय जुड़ा है। हाँ ना? एकदम सही। इसी मुश्किल दौर में बालाजी विश्वनाथ नाम के एक चतुर ब्राह्मण अधिकारी ने शाहू जी का साथ दिया और उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अच्छा? शाहू जी ने खुश होकर 1713 में उन्हें अपना पेशवा यानी प्रधानमंत्री बनाया, और यहीं से पेशवा युग की शुरुआत होती है। बालाजी विश्वनाथ 1713-1720 को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने न सिर्फ शाहू जी की डामाडोल स्थिति को मजबूत किया, बल्कि बिखरे हुए मराठा सरदारों को एकजुट किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पेशवा के पद को बेहद शक्तिशाली और प्रभावी रूप से वंशानुगत बना दिया। मतलब सत्ता का केंद्र बदल गया? हाँ, धीरे धीरे सत्ता का केंद्र सतारा के छत्रपति से हटकर पुणे के पेशवा के पास आ गया। उनके बाद पेशवा बने उनके बेटे बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, जिन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। और ये नाम उन्हें बिल्कुल सही मिला था।
बाजीराव प्रथम एक जबरदस्त सेनापति थे। सिर्फ 20 साल के पेशवा काल में उन्होंने मराठा साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड कहाँ तक नहीं पहुंचे। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े महारथी माने जाते हैं वो। बिल्कुल, उनका लक्ष्य था हिंदू पद पादशाही, एक अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य बनाने का। उनका वो कथन भी मशहूर है कि पेड़ के तने पर वार करो, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। मुगल साम्राज्य की ओर इशारा था। हाँ, वो सीधे दिल्ली पर नियंत्रण चाहते थे। लेकिन उनकी एक नीति आगे चलकर मराठा साम्राज्य के लिए नुकसानदेह साबित हुई। कौन सी नीति? वो थी मराठा परिसंघ का निर्माण। ये परिसंघ क्या था और ये नुकसानदेह क्यों हुआ? देखिए, बाजीराव ने तेजी से विस्तार के लिए प्रमुख मराठा सरदारों जैसे होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, गायकवाड़, बड़ौदा, भोंसले, नागपुर, इनको अपने अपने इलाकों में काफी स्वायत्ता दे दी। अच्छा, मतलब अपनी अपनी छोटी रियासतें जैसी? हाँ, कह सकते हैं। पुणे के पेशवा नाम मात्र के प्रमुख रह गए। शुरू में तो इससे ताकत बढ़ी, हर कोई अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, लेकिन लंबी दौड़ में ये सरदार आपस में ही लड़ने लगे। केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। तो जब अंग्रेजों जैसी बाहरी ताकत से मुकाबला करने का समय आया तो ये एकजुट नहीं हो पाए। बिल्कुल, यही हुआ। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी तेज जीत लंबी हार का कारण बन सकती है। बाजीराव प्रथम के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, जिन्हें नाना साहेब भी कहते हैं, पेशवा बने। इनके समय में तो मराठा शक्ति चरम पर पहुंच गई थी। हाँ, बिल्कुल। 1750 की सांगोला संधि के बाद तो छत्रपति लगभग नाम मात्र के रह गए और सारी शक्ति पेशवा के हाथ में आ गई। मराठा सेनाएं पंजाब से लेकर बंगाल तक पहुंच गईं। ऐसा लगने लगा था कि अब दिल्ली दूर नहीं। लेकिन फिर आया 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये मराठों के लिए एक भयानक सपना साबित हुआ। विनाशकारी। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत में हुई इस लड़ाई में मराठों की इतनी बुरी हार हुई कि उससे उभरना मुश्किल हो गया। बहुत नुकसान हुआ था ना? बहुत ज्यादा। पेशवा का बेटा विश्वासराव, चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ और कई बड़े सरदार मारे गए। हजारों सैनिक मारे गए। इस हार ने न सिर्फ मराठों की अजेयता का भ्रम तोड़ा, बल्कि उत्तर भारत में उनके विस्तार पर रोक लगा दी और उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचाया। और कहते हैं इसी सदमे से बालाजी बाजीराव की भी जल्दी मृत्यु हो गई। हाँ, पानीपत ने मराठा पतन की शुरुआत कर दी थी, ऐसा कहा जा सकता है। पानीपत के बाद मराठा शक्ति कमजोर तो हुई, पर खत्म नहीं हुई। अंग्रेजों से उनका सीधा टकराव कैसे शुरू हुआ? यहीं से आंग्ल मराठा युद्धों का सिलसिला शुरू होता है। बिल्कुल। माधवराव प्रथम जैसे योग्य पेशवा ने स्थिति संभाली, लेकिन उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। फिर पेशवा पद के लिए फिर से झगड़े शुरू हो गए। रघुनाथ राव, वो कौन थे? वो पेशवा बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांग ली। 1775 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर ली। यहीं से पहले आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 की शुरुआत हुई। इस पहले युद्ध का नतीजा क्या रहा? इसमें काफी उतार चढ़ाव रहे। महाजी शिंदे जैसे मराठा नेताओं ने अच्छा मुकाबला किया। 1779 में वडगांव में मराठों ने अंग्रेजों को हराया भी और एक अपमानजनक संधि करने पर मजबूर किया। अच्छा, मराठों ने हराया? हाँ, वडगांव में। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने स्थिति संभाली। आखिरकार 1782 में सालबाई की संधि हुई। इससे युद्ध खत्म हुआ। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ा और माधवराव द्वितीय को पेशवा माना। अगले 20 सालों तक एक तरह की शांति बनी रही। लेकिन अंग्रेज चुप बैठने वालों में से कहाँ थे? बिल्कुल नहीं। वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और मौके का इंतजार कर रहे थे। और वो मौका उन्हें दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में मिला। इसकी क्या वजह थी? इस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे और उनकी सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस की नीति चल रही थी। ये संधि देसी राज्यों को सुरक्षा देने के नाम पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेती थी। हाँ, ये तो बहुत कूटनीति नीति थी। बिल्कुल। मराठों में फिर आपसी लड़ाई छिड़ी। पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये रघुनाथ राव के बेटे थे, को होलकर ने हरा दिया। डरे हुए बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों से शरण ली और 1802 में वो कुख्यात बेसिन की संधि कर ली। बेसिन की संधि ये इतनी अहम क्यों मानी जाती है? ये मराठा स्वाभिमान पर करारा वार था। क्या दूसरे मराठा सरदारों ने इसे माना? नहीं, सिंधिया और भोसले ने इसे मराठा आजादी पर हमला माना और युद्ध छेड़ दिया। लेकिन अंग्रेज अब ज्यादा ताकतवर और संगठित थे।
उन्होंने अलग अलग लड़ाइयों में मराठा सेनाओं को हराया। कौन सी संधियां हुई फिर? 1803 में भोसले के साथ देवगांव और सिंधिया के साथ सूरजी अर्जुन गांव की संधियां हुई, जिनमें मराठों को बड़े इलाके गंवाने पड़े। होलकर भी बाद में लड़े और 1805 में राजघाट की संधि हुई। इस युद्ध ने मराठा शक्ति की कमर तोड़ दी। मध्य भारत का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। और फिर तीसरा और आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18, ये अंत की शुरुआत थी। ये मराठों का आखिरी प्रयास था अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। तात्कालिक कारण बना पिंडारियों का मुद्दा। पिंडारी वो कौन थे? पिंडारी लड़ाकों के गिरोह थे। अंग्रेजों को शक था कि मराठे पिंडारियों को पनाह दे रहे हैं और वो उन पर लगाम कसना चाहते थे। अंग्रेजों ने मराठा सरदारों पर और अपमानजनक शर्तें थोपने की कोशिश की। इस बार कौन कौन साथ आया? पेशवा बाजीराव द्वितीय, होलकर और भोंसले ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बनाया, लेकिन सिंधिया को अंग्रेज अलग रखने में कामयाब रहे। मराठा एकता देर से बनी और कमजोर साबित हुई। और नतीजा वही हुआ, अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से हरा दिया। ग्वालियर में सिंधिया के साथ, पूना में पेशवा के साथ और मंदसौर में होलकर के साथ और संधियां हुई। और अंतिम परिणाम 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। मराठा साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। मतलब मराठा शक्ति पूरी तरह खत्म? हाँ, उनका ज्यादातर इलाका सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। और दिलचस्प बात ये कि इन्हीं बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया था और जो बाद में 1857 के विद्रोह के बड़े नेता बने। बिल्कुल। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को निर्विरोध बना दिया। वो मराठा शक्ति जो कभी मुगलों को टक्कर दे रही थी, अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। तो हमने देखा कि कैसे शिवाजी महाराज ने एक शून्य से साम्राज्य खड़ा किया, जिसे पेशवाओं ने विस्तार दिया, लेकिन मराठा सरदारों की आपसी फूट और अंग्रेजों की कूटनीति और सैन्य ताकत ने आखिरकार उसे खत्म कर दिया। शिवाजी का प्रशासन और उनकी दूरदर्शिता यकीनन काबिले तारीफ थीं, लेकिन उनके बाद के दौर में जो आंतरिक कमजोरियां उभरीं, खासकर मराठा परिसंघ के रूप में, उसने बाहरी ताकतों को मौका दिया। पानीपत की हार एक बड़ा झटका थी। हाँ, और आंग्ल मराठा युद्धों ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद ये सवाल मन में रह जाता है, क्या मराठा साम्राज्य का पतन उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरियों और आपसी झगड़ों का नतीजा ज्यादा था, या फिर अंग्रेजों की बढ़ती हुई सैन्य और कूटनीतिक ताकत का सामना करना उनके लिए असंभव हो गया था? ये सोचने वाली बात है। शायद दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।